डियर स्टूडेंट्स, मांग के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। मांग के अर्थ, मांग के प्रकार, मांग में परिवर्तन और मांग का नियम। लेकिन ज्यादा जरूरत ये है, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है, हमें ये भी पढ़ना होगा कि मांग की लोच क्या है और मांग लोच की प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी होती है। चित्र सहित समझाइए, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो देखिए, मांग के नियम के अनुसार हमने ये तो पता कर लिया कि किसी वस्तु की कीमत में और उस वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। मतलब हमें ये पता चल गया कि कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होगा। अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है, ऑटोमेटिक उसकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लेकिन कितना, हमें यहाँ पर क्वांटिटी नहीं पता, हमें यहाँ पर मात्रा नहीं पता कि कितने कीमत से कितनी मांग में परिवर्तन होगा। तो ऐसे में मांग के नियम को केवल एक गुणात्मक कथन कहा जाता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है, क्योंकि वहां पर केवल ये बात बताया गया है कि परिवर्तन होगा, लेकिन किसके कारण कितना परिवर्तन होता है इस बात के बारे में नहीं बताया गया है। तो कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, इसके बीच के जो अनुपात है उसको बताने वाले टर्म को कहा गया है मांग की लोच। यहाँ पर जो लोच है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। लोच का मतलब होता है परिवर्तन होना। हमें पता है कि कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा। तो हमें यहाँ पर यह पता करना है कि कीमत में कितने परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होता है। यही मांग का लोच बताता है। वैसे मांग के लोच को कई कैटेगरी में बांट सकते हैं हम। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच। लेकिन यहाँ पर हमें मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ना है। तो जब भी हम मांग की लोच की बात करें तो ये समझ लीजिएगा, हम मांग की कीमत लोच के बारे में बात करें कि कीमत के कारण मांग में होने वाला परिवर्तन। ऐसे में मांग की लोच को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो समझिएगा कि वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से उसकी मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात, यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है वो भी प्रतिशत परिवर्तन, तो उसकी तुलना में उसकी मांग में जो भी प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम मांग क्या बोलते हैं, मांग की लोच बोलते हैं। दैट इज मांग की लोच। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको शॉर्टकट में जो है ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी के थ्रू शो कर सकते हैं। तो यहां पर समझ में आ गया कि यहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन और वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध, यानी कि दोनों के बीच के एक जो है प्रोपोर्शनल रिलेशन को बताया जाता है। तो इस चीज को हम एक क्या कहते हैं, एक फार्मूला वे में बता सकते हैं कि मांग की कीमत लोच बताना हो तो यहाँ पर इसको दें मांग की लोच। दैट इज मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया मांग लोच के बारे में एक सिंपल से स्टेटमेंट, क्योंकि शॉर्ट में आता है तो आपको इतना बता रहा। लेकिन इस चीज को हम एक और फॉर्मूले में शो कर सकते हैं शॉर्टकट में। दैट इज मांग की लोच को ईडी लिखते हैं, ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। इस फॉर्मूले में भी हम शो सकते हैं। यहां पर जो डेल्टा क्यू होता है इसका मतलब होता है मांग की मात्रा में परिवर्तन, क्योंकि जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा का मतलब हमेशा चेंज होता है। डेल्टा पी का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन, और यहां पर जो क्यू है ये है मांग की मूल मात्रा, और ये है आपकी मूल कीमत, यानी कि परिवर्तन से पहले वाले में। तो इस तरीके से जब हम शो करते हैं तो उसको बोलते हैं मांग की लोच। अब हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मांग, जो हमने बात कर लिया कि मांग की कीमत में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में भी परिवर्तन होता है, चलो ठीक है।
तो क्या हमेशा दोनों में एक जैसा परिवर्तन होगा? अगर कीमत में 10% का परिवर्तन हो गया मान लेते हैं, तो क्या मांग की मात्रा में भी 10% का परिवर्तन होगा? ऐसा नहीं होता है। इसके कई कंडीशंस होते हैं। हो सकता है कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन हो जाए, हो सकता है कीमत में जितना हो रहा है मांग में उससे कम परिवर्तन हो सकता है कीमत में तो परिवर्तन हो, मांग में बिल्कुल ना हो, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो जो ये कंडीशन होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं मांग लोच की श्रेणियां। तो अब हमें बताना है कि मांग लोच की प्रमुख कितनी श्रेणियां होती है। अगर मांग लोच की श्रेणियों की बात करते हैं तो ध्यान में रखना कि वस्तु की मांग लोच की प्रमुखता 5 श्रेणियां होती है। इसके 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में कौन कौन सा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला होता है इसको सापेक्षता, लोचदार मांग। नंबर 2 सापेक्षता, बेलोचदार मांग। नंबर 3 इकाई लोचदार मांग। नंबर 4 पूर्णतः लोचदार मांग। और नंबर 5 पूर्णतः बेलोचदार मांग। ये मांग की 5 श्रेणियां हैं। अगर पहले श्रेणी की बात करते हैं, इस स्थिति में जो मांग की लोच होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? 1 से। सापेक्षता बेलोचदार मांग में मांग की लोच हमेशा 1 से क्या होता है? कम होता है। इकाई लोच में जो लोच होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। पूर्णतः लोच में ईडी इंफिनिटिव होता है। और बेलोचदार में जो मांग की लोच होता है वो 0 हो जाता है। तो ये मांग लोच की अलग अलग श्रेणियां, अलग अलग कंडीशन है। इन 5 कंडीशन को विद ग्राफ और उदाहरण के साथ हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ के साथ ही इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि मांग लोच की विभिन्न श्रेणियों को सचित्र उदाहरण के साथ समझाइए। तो कैसे होगा, हर एक पॉइंट को हमें डिटेल से समझना, बारीकी से समझना है। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट पे नजर डालें, क्या है? सापेक्षता लोचदार मांग। सापेक्षता लोचदार मांग को इकाई से अधिक लोचदार मांग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर जो लोच निकल कर आएगा वो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। अब कैसे डिफाइन करेंगे इसको, समझ में आ रहा है ना? डिफाइन करने का मतलब ये वही है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन की तुलना में वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका मतलब ये होता है किसी वस्तु की कीमत में जो भी परिवर्तन होता है, जितना भी प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसके कंपैरिजन में वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे टीवी के अगर, सॉरी मोबाइल की बात है, इसके रेट में मोबाइल पर, अगर मोबाइल है, अगर आईफोन 15 की कीमत अगर 1,40,45,000 के आसपास है, अगर तुरंत आईफोन के वाले ने, एप्पल कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि आईफोन की कीमत हम जो है 20,000 रुपए कम कर रहे हैं, तो उसको खरीदने वाले की होड़ लग जाएगी। कीमत जितना कम नहीं हुआ उससे ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति को हम सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं कि कीमत में परिवर्तन की कंपैरिजन में उसकी जो डिमांड होती है क्वांटिटी की वो ज्यादा होती है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए वस्तु की कीमत में केवल और केवल 10% का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में वस्तु की मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन होता है, 15% परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर ईडी क्या होता है? ईडी होता है वस्तु की मांग में परिवर्तन, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय, यानी कि आंसर आ जाएगा 1.5, जो कि हमारा ईडी किससे ज्यादा हो रहा है? 1 से ज्यादा हो रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सापेक्षता लोचदार मांग। अब इस स्थिति को अगर हम ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर दिखाएंगे हम वस्तु की कीमत और नीचा दिखाया जाता है वस्तु की मांग की मात्रा, यानी कि क्यू ये हो गया और पी हो गया। क्योंकि एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर हमें ध्यान में ये रखना है कि इस स्थिति में हमेशा जो चेंज इन क्वांटिटी जो होता है वो ज्यादा होता है चेंज इन प्राइस के, ठीक है। अगर इस चीज को ध्यान में रखना है तो ये हो गया कीमत,
तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से बनाया जाता है। कैसे होगा, यहां पर इस तरह से ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने का मतलब ये होता है कीमत में जितना परिवर्तन हो, और मान लीजिए कीमत पहले यहां थी ये वाले पॉइंट पे और क्वांटिटी इतनी है और कीमत में परिवर्तन हुआ 10%। यहां पर P1 देखिए 10% का परिवर्तन नजर आ रहा है। इसकी कंपैरिजन में जो क्वांटिटी बदल गई, बढ़ गई, वो इससे ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। यानी कि कीमत की तुलना में जो मांग में परिवर्तन हो रहा है वो दिखने में लग रहा है ज्यादा हो रहा है, तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। क्या हो गया, डिमांड कर्व। और ये जो स्थिति होती है, इस स्थिति में हमेशा जो आंसर है, लोच जो है वो एक से ज्यादा ही आएगा। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सापेक्षता बेलोचदार मांग, यानी कि इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग मतलब इसके ये होता है कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की कीमत जितना कम या ज्यादा हो रहा है, उसके कंपैरिजन में अगर उसकी मांग की बात करते उसमें कम परिवर्तन होता है, ठीक है ना। उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। इसीलिए इसका जो कैलकुलेशन होती है हमेशा इसका जो आंसर होता है ईडी वो एक से कम होता है। क्यों, क्योंकि वस्तु की कीमत परिवर्तन ज्यादा होता है, वस्तु की मांग में कम होता है। इसको यूं समझिएगा कि वस्तु की कीमत में अगर 20% का परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की मांग में केवल 10% का परिवर्तन होगा। सो दैट हमारा कैलकुलेशन निकालिए कितना हो जाएगा, ED इक्वल टू 10/20 इक्वल टू 0.5। यहां पर एक से कम आया। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं डेल्टा Q अपॉन Q इज स्मॉलर देन डेल्टा P अपॉन P। दैट मीन्स कीमत में जो परिवर्तन होता है वो ज्यादा होता है मांग की तुलना में। समझ में आ गया। और कौन सी स्थिति होती है, और ये नॉर्मली किस, मान लो जो आवश्यक चीजें हैं, खाने पीने की जो सामान है उसकी बात करते हैं। कीमत ज्यादा, मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक नॉर्मल वस्तु का एग्जांपल लेते हैं जो जैसे सर्फ होता है, तेल वगैरह, साबुन वगैरह की बात, उसकी कीमत अगर कम भी हो जाए तो उतना ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ेगी कम ज्यादा होने पर। क्यों, क्योंकि वो जरूरी चीज है, अति आवश्यक नहीं है लेकिन लाइफ के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वस्तु की कीमत का कम परिवर्तन हो रहा है। अब मान लीजिए जो साबुन होता है, नहाने का साबुन है, भले महंगा कर दो आप, वो बहुत ज्यादा सस्ता कर दो, तो लोग ऐसा तो नहीं एक बार में 2-2 साबुन से नहाएंगे, सस्ता हो गया तो नहीं है, उतना ही यूज करेंगे जितना जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरह की वस्तुओं की मांग को हम बोलते हैं, ठीक है, इकाई से कम लोचदार मांग या सापेक्षता बेलोचदार मांग। अब इसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से शो हो सकता है। इसको यहाँ पर सेम वही वस्तु की कीमत को शो करेंगे। वस्तु की कीमत को हमेशा वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है और मांग की मात्रा को एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और मांग में कम, इसलिए इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर की ओर सीधा खड़ा, ठीक है ना। तो ये हो गया डिमांड कर्व। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु की कीमत में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये है कीमत पहले इतनी थी P और क्वांटिटी इतनी, और वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। P से कितना हो गया, P1 हो गया, लेकिन क्वांटिटी में परिवर्तन उसकी कंपैरिजन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर अगर 20% का परिवर्तन हो रहा है तो केवल 10% वृद्धि हो रही है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, सापेक्षता बेलोचदार मांग। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इकाई लोचदार मांग की। इकाई लोचदार मांग की बात करते हैं। यहाँ पर इकाई का मतलब होता है एक। यहाँ पर लोच जो है हमेशा एक के बराबर होता है, और आपको पता है एक कब होता है, जिसको जिससे डिवाइड करना है। अगर दोनों का 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तब है। कहने का मतलब यह है कि इस स्थिति में वस्तु की कीमत में जितना बदल परिवर्तन आता है उसकी कंपैरिजन में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन आता है। एग्जांपल लेते हैं, किस चीज का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है ना, टेलीविजन हो गया, बाइक हो गया। इनकी कीमत जितनी कम होती है इसकी डिमांड भी उतनी बढ़ जाती है, यानी कि दोनों के बीच में एक समान परिवर्तन होता है। जब कीमत में और मांग की मात्रा में एक जैसा एक समान परिवर्तन होता है उस स्थिति को हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। समझिएगा यहाँ पर क्या होता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन इज इक्वल टू वस्तु की मांग में परिवर्तन। यहां पर जो डेल्टा P अपॉन P होता है वो डेल्टा Q अपॉन Q के इक्वल होता है। मान लीजिए अगर वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की मांग में भी 10% का ही
परिवर्तन होता है, सो डैट जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे, ये जगह 10/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सो यहां पर बताएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो इसका ग्राफ हमेशा स्लाइटली नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। कीमत मांग की मात्रा, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई। तो ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ ध्यान रखिएगा, वस्तु की कीमत में और मांग में समान परिवर्तन को शो करना है। तो ये होगी पहले की कीमत P और उसकी मांग। अब कीमत में परिवर्तन हो गया तो मांग में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। कीमत कम होके यहां पर 10% का परिवर्तन हुआ तो मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है 10%। तो इस स्थिति को हम इकाई लोचदार मांग की स्थिति के नाम से जानते। क्यों? क्योंकि कीमत के अनुसार मांग में भी उतना ही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, पूर्णतः लोचदार मांग की। फोर्थ वन की बात मैं क्या कर रहा था कि यहां पर इसका नाम है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार की मांग की स्थिति समझिए, पूरी तरीके से लोचदार है, मतलब कीमत में परिवर्तन होता भी है और ना भी हो। अगर माइनर से भी परिवर्तन होता है ना तो उस स्थिति में वस्तु की मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। जैसे एक बार नमक को लेके हो गया था हमारे यहाँ पर कि अचानक पता चला कि नमक खत्म हो रहा है, नमक खत्म हो रहा है, धड़ाधड़ जो है लोग जो है नमक की कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, कम नहीं हुई, तो लोगों ने धड़ाधड़ नमक खरीदना शुरू कर दिया, स्टॉक करना शुरू, दुकानों वगैरह में सब खत्म। तो ये क्या था, पूर्णतः लोचदार की स्थिति थी। पूर्णतः लोचदार मांग कि कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन किसी और कारण से वस्तु की मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, उस स्थिति को पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति के नाम से हम जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम बात करें कि कीमत में परिवर्तन वो कितना है, 0 है, जबकि उसी स्थिति में वस्तु की मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है ना। कितना हो जाता है, अधिक। मान लीजिए वस्तु की कीमत में परिवर्तन 0 है, मांग में परिवर्तन हो रहा है 10%। कितना हो रहा है, 10%। तो ऐसे में मांग की कीमत को निकालने का फार्मूला क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में परिवर्तन। मांग में 10% का परिवर्तन हो रहा है और कीमत में 0। तो कीमत में जो परिवर्तन होता है, 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे ना, उसका आंसर हमेशा इन्फिनिटिव आएगा। मतलब 0 का तो टेबल ही नहीं होता है, तो 0 से कोई भी चीज डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होता है ये, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। और इंग्लिश में बोला जाता है इन्फिनिटिव डिमांड, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव डिमांड इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इस चीज को कैसे शो करेंगे ग्राफ में, जब भी हम जो है पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति की बात करेंगे तो पूर्णतः लोचदार की मांग में ध्यान रखिएगा जो मांग वक्र होता है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनता है। तो यहां पर वस्तु की कीमत की बात करेंगे, ये होगी मांग की मात्रा में, क्योंकि यहां पर वस्तु की कीमत में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये जो ग्राफ बनेगा डिमांड कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, केवल कीमत अपनी जगह पर, मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस स्थिति को पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति कहते हैं। समझ में आ गया। और मैंने एग्जांपल दिया कि ये किस तरह से होता है। नॉर्मली ये बेसिक सबसे ज्यादा ये जो चेंज होता है ना वो रूमर्स के कारण होता है, अफवाह फैल जाता है उस स्थिति में। अगर आप अफवाह फैला दीजिए कि आटा जो है आटा महंगा हो रहा है गोदाम में, सरकार की गोदाम में आटा खत्म हो गया, ठीक है ना, मार्केट में नहीं है, अगले 1-2 दिन में मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, तो देखिए धड़ाधड़ जो है आटे का जो है कीमत वो जब मांग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एक रूमर्स के कारण बेसिकली होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, पूर्णतः, इसका ठीक उल्टा, पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार क्या है, बेलोचदार मतलब परिवर्तन का नाम होना। लोच का मतलब परिवर्तन होता है, बेलोच का मतलब जहां परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब होता है यहां पर वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता भी है तभी भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अपनी जगह पर रहता है। और ये ऐसा अति आवश्यक वस्तु पर होता है जो जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे नमक हो गया, खाने का तेल हो गया, आटा, दाल, चावल हो गया। अगर कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा कम भी हो जाए, मान लीजिए नमक ले लेते हैं, नमक की मैंने अभी थोड़ी देर बताया था कि नमक के बारे में कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, ये बताया गया है कि नमक खत्म होने वाला है,
खत्म हो गया। इसे लो। अब मान लीजिए नमक की कीमत अचानक बहुत ज्यादा कम कर दी जाए, 20 रुपए का आपके पास पैकेट आता होगा, 20 से 24 रुपए का टाटा वाला, अगर वो 20 रुपए की जगह का 10 रुपए कर दे तो क्या आप एक बार में 2 पैकेट खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे। कि खाने में जो नमक डालते थे 1 चम्मच वापस 2 चम्मच डाल दोगे? नहीं डालोगे ना, क्योंकि इसमें खाने का मजा किरकिरा हो जाएगा। नमक उतना ही यूज करेंगे जितना जरूरी है। तो अति आवश्यक वस्तुओं के लिए जो मांग की लोच होती है ना, वो हमेशा बेलोचदार होती है। ध्यान में ये रखना है, यहां पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है वो अधिक होता है। यूं कहें अगर 10% का हो रहा है तो वस्तु की जो मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो 0 हो रहा है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस स्थिति को आप दिखाइए यहां पर कि ED इक्वल टू 0/10। सो आंसर कितना होगा? 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब लोच तो है ही नहीं, 0 लोच है। जब हम बेलोचदार लोच की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो लोच मांग वक्र है वो हमेशा बॉय एक्सिस के सीध में बनेगा, क्योंकि क्या कीमत में परिवर्तन हो रहा है। मांग में तो परिवर्तन होगा ही नहीं। तो पहले वाला क्या था? एक्स एक्सिस में क्योंकि केवल मांग में परिवर्तन हो रहा था, यहां पर कीमत में परिवर्तन होता है। तो मांग वक्र कुछ इस तरह से बन जाएगा, बॉय के समानांतर यहां पर, क्योंकि क्यों अपनी जगह पर है और केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? ये है मांग लोच की विभिन्न श्रेणियां। इसके बाद क्या रह जाता है? इसमें बड़ा लंबा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 की बहुत सारी चीजें हैं। मांग की लोच हमने समझ लिया, मांग लोच की श्रेणियां समझ लीजिए। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना होगा, नेक्स्ट क्लास में, कि मांग की लोच की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस किस विधि, क्योंकि एग्जाम में कई सारी विधियों से, तो उन सारी विधियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बस क्या करना है आपको, मेरे साथ बने रहना है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आपके दोस्तों को पता नहीं है क्लास चल रही है, वो क्लास ढूंढ रहे हैं, तो आप जो है उनको मेरे चैनल को रेफर कर दीजिए कि PDF भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपके डाउट सेशन के लिए अब मैं लाइव क्लास भी शुरू करने वाला हूं। बस आपको बने रहना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू एवरीवन।